हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा है विविध। विविध में इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 51 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 52 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो 52 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है। एमआरआई का क्या मतलब होता है, याद रखिएगा। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो एक लाइन है, ध्यान में रखिएगा। एमआरआई यानी चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण जो है, इस तकनीक में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों की विस्तृत जो है पिक्चर ली जाती है, तस्वीर ली जाती है। 53 है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा किसका उपयोग नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है ई ऑप्शन। ठीक है। अगर बात करें तो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक चिकित्सा प्रतिबिंबन की एक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। एमआरआई के द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का, चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसे चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी भी कहते हैं। एक्स किरण और गामा किरण दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनीकरण विकिरण है, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में ही किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन से मुक्त करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। अल्ट्रासाउंड और एमआरआई, इन दोनों तकनीकों में किसी आयनकारी विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ई ऑप्शन। एमआरआई निम्न में से क्या है? 4 ऑप्शन है। एमआरआई निम्न में से क्या है? याद रखिएगा, आपको मालूम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसके पहचान करने के लिए? किसके पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? बीएमडी परीक्षण किया जाता है तो सही जवाब है ऑस्टियोपोरोसिस को। ऑस्टियोपोरोसिस को, यानी सी ऑप्शन। बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में अस्थि खनिज घनत्व यानी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाता है तथा अस्थि सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। 56, बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? बीएमडी परीक्षण याद रखिएगा, अस्थिरंध्रता हेतु, यानी कह सकते हैं कि बोन जो होता है, अस्थियां जो होती हैं, इसके रंध्रता के लिए, अस्थियां रंध्रता के लिए बीएमडी का परीक्षण किया जाता है। पूरा नाम है बोन मिनरल डेंसिटी, यानी अस्थि खनिज घनत्व कम हो जाता है तथा अस्थि सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है, जिसमें फ्रैक्चर का खतरा जो है बढ़ जाता है। और इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसके पहचान के लिए बीएमडी का परीक्षण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 57, सेम प्रश्न सेम जवाब। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बीएमडी का पूरा नाम क्या है, आप बताइए। बी से बोन, एम से बताइए बोन। कुछ ही सेकंड पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा बोन मिनरल डेंसिटी, बी ऑप्शन। 58 है, लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी क्या है? कमेंट कीजिए, बताइए सही जवाब क्या होगा। लिथोट्रिप्सी क्या है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा लिथोट्रिप्सी जो है गुर्दे की पथरी किरणों के द्वारा तोड़ना, यानी
रे के द्वारा गुर्दे की जो पथरी होता है उसको निकालना, उसको नष्ट करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। 59 है, इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा विशेष प्रकार के कैंसर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की बाह्य रेडियोथेरेपी है जिसका प्रयोग विशेष प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। 60, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका मतलब होता है कि वो जो है किस रोग के शिकार हो गया या उसे पक्षाघात हो गया है। उसे पक्षाघात हो गया है किसका किसका या कौन सा अंग जो है उसका इफेक्टेड है, प्रभावित है उस टेट्राप्लेजिया से। याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा दोनों हाथों और दोनों पैरों का। यानी जब टेट्राप्लेजिया हो जाता है तो शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो दोनों हाथ और दोनों पैर होता है, यानी डी ऑप्शन। टेट्राप्लेजिया से तात्पर्य है दोनों हाथों और दोनों पैरों के पक्षाघात से। इसे क्वाड्रिप्लेजिया भी कहा जाता है। पैराप्लेजिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें चोट या बीमारी के कारण शरीर के निचले हिस्से यानी दोनों पैरों में पक्षाघात हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। 61, प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं। किसके? प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं। तो सही जवाब है उपापचय के बी ऑप्शन। पोषण, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। उपापचय जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं। उपापचय के 2 भागों में उपापचय जो है 2 भागों में बांटा गया है, अपचय और उपचय। अपचय यानी कार्बनिक पदार्थों का विघटन करता है, जैसे कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन, और उपचय ऊर्जा का प्रयोग करके जो है प्रोटीनों और नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंगों का निर्माण करता है। 62, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम है। कृत्रिम आर्टिफिशियल जो रेशम है, कृत्रिम रेशम है, इसका जो नाम है वो क्या है? कृत्रिम रेशम एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर होता है जिसे रेयान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेयान, यानी ऑप्शन ए। 63, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो रेयान के बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। सिंथेटिक फाइबर को रेयान भी कहते हैं। ये कृत्रिम रेशम होता है। रेयान यहां पे दिया गया, रेयान रूपांतरित स्टार्च है जो कि सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रेयान वे निर्मित फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि वृक्ष और अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए सही सुमेलित हैं। 64 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेयान का संबंध रूपांतरित स्टार्च से दिया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है। सेम प्रश्न सेम जवाब। रेयान पुनर्जीवित सेल्यूलोज से जो है निर्मित एक फाइबर है, तंतु है। 65, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो सही जवाब है उन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्रियाकलापों के द्वारा जनित वह कचरा है जो जैविक तरीकों से हमारी प्रकृति में घुलकर नष्ट हो जाता है। यह पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। उन जो होता है
ऊन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जो ऊन होता है जिसे स्वेटर जो है बुना जाता है, तो जो ऊन है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। सब्जी और फलों के छिलके, कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी आदि भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। 66 है रेशम तंतु रोम, पीच, नख और नखर निर्मित होते हैं। रेशम तंतु रोम, पीच, नख तथा नखर किससे निर्मित होते हैं आपको बताना है। याद रखिएगा, ये सही, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रेशम तंतु रोम, पीच, नख यानी नेल, नखर जो निर्मित होते हैं केराटिन से, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रेशम तंतु रोम, पीच, नख तथा नखर केराटिन से निर्मित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? 67 का सही जवाब क्या होगा? कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? सही जवाब है कपास, ऑप्शन ए। कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधों के बीजों के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। यह लगभग पूरी तरह से सेलुलोज का बना होता है। केस या बाल लूता रेशम यानी स्पाइडर सिल्क और खोर मुख्यतः जो होता है प्रोटीन के बने होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 68 निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है सन्नई यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो सनई एक प्रकार का पादप रेशा है जो उष्णकटिबंधीय एशियाई पौधे के तने से प्राप्त होता है। 69 पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को किसमें संग्रहित किया जाता है? पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को किसमें स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है? तो याद रखिएगा सही जवाब है तरल नाइट्रोजन, ऑप्शन ए। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को शुष्क बर्फ एवं अल्कोहल अथवा तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जा सकता है। हालांकि तरल नाइट्रोजन में संग्रह को वरीयता दी जाती है क्योंकि इसमें समय के साथ शुक्राणुओं के जनन क्षमता में ह्रास नहीं होता, जबकि शुष्क बर्फ अल्कोहल में समय के साथ जनन क्षमता में ह्रास होता जाता है। 70 एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान के लिए रखा जाना चाहिए किसमें? एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान के लिए रखना चाहिए किसमें रखना चाहिए? तो आपको मालूम है तरल नाइट्रोजन में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। देखिए, कड़कनाथ एक किस्म है किसका? कड़कनाथ किसका एक किस्म है? तो देखिए, अगर बात करें तो कड़कनाथ जिसका एक किस्म है वो है आपका मुर्गे की, यानी डी ऑप्शन। कड़कनाथ मुर्गे की एक प्रकार है, किस्म है। मध्य प्रदेश के झाबुआ मूल के कड़कनाथ मुर्गे को स्थानीय भाषा में काली मासी कहा जाता है। इसकी त्वचा और पंखों से लेकर मांस तक का रंग काला होता है। 72 निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? तो इसका सही जवाब क्या है? कमेंट कीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। गाय की उच्च दूध उत्पादन जो प्रजाति है वो है होल्स्टीन। कौन सी प्रजाति है? होल्स्टीन, यानी बी ऑप्शन। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की एक उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है। यह मुख्यतः नीदरलैंड्स में पाई जाने वाली गाय की प्रसिद्ध प्रजाति है। इसका रंग सफेद या काला होता है। इस जाति की गाय एक लैक्टेशन चक्र में लगभग 25,000 पाउंड दूध देती है। आगे बढ़ते हैं। 73 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा पशु का जो नस्ल दिया गया है, यानी एक तरफ पशु और दूसरे तरफ उसके नस्ल दिए गए हैं, तो जो सही सुमेलित नहीं है वो बताइए।
तो भेड़ का जो नस्ल दिया गया है थार पारकर, जो कि सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भदवारी भैंस की एक नस्ल यानी प्रजाति है, जबकि सिंधी व थार पारकर गाय की नस्ल है। जमुना पारी बकरी की नस्ल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74 केंद्र सरकार के द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है। केंद्र सरकार के द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना, ऑप्शन ए। देखिए, देसी नस्लों की जो गायें हैं, इन गायों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन नाम से एक राष्ट्रीय योजना की घोषणा की गई। यह योजना राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। 75 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन का संबंध है किससे? तो याद रखिएगा पेशी कोशिका से। मायोग्लोबिन का संबंध है पेशी कोशिका। सर्पगंधा का संबंध किससे है? तो सर्पगंधा का संबंध प्रशांतक से है। कर्कट रोग का संबंध किससे है? तो कर्कट रोग का संबंध विकिरण चिकित्सा से है, विकिरण चिकित्सा। रुधिर वणिका, हीमोग्लोबिन का संबंध ऑक्सीजन परिवहन से है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। मायोग्लोबिन का संबंध पेशी कोशिका से है, सर्पगंधा का संबंध प्रशांतक से है, कर्कट रोग का संबंध विकिरण चिकित्सा से है और हीमोग्लोबिन का संबंध ऑक्सीजन परिवहन से है। आगे बढ़ते हैं। 76 आपको इसमें भी मिलान करना है। एक तरफ सूची 1, दूसरे तरफ सूची 2 दिया गया है। तो अगर बात करें तो क्षुधातिशय का जो संबंध है किससे है? तो याद रखिएगा भक्षण विकार से, भक्षण विकार। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो अंडपितक, कोलेस्ट्रॉल अंडपितक। एट्रोपिन, एट्रोपिन का संबंध एल्केलाइड से है, एल्केलाइड। इंसुलिन का संबंध अग्नाशय से है, यानी जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। क्षुधातिशय का संबंध भक्षण विकार से है, कोलेस्ट्रॉल का अंडपितक से है, एट्रोपिन का एल्केलाइड से है, इंसुलिन का संबंध अग्नाशय से है। 77 सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न किया गया नैनोकण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया है, जिसकी उपयोगिता युक्ति लघु रूपण में है। यह सूक्ष्म जीव हैं। एक है, कौन से? सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न किया गया नैनोकण अर्धचालक पदार्थ के सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया है, जिसकी उपयोगिता युक्ति लघु रूपण में है। वह सूक्ष्म जीव है। एक क्या है? वह सूक्ष्म जीव जो है वह है एक ईस्ट। याद रखिएगा सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। पुणे स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अगर बात करें तो देखिए मतलब कि ये जो पोम्बी है ये एक ईस्ट है, इसके सहायता से मतलब कि अर्धचालक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड के नैनो कणों को संश्लेषित किया गया और इस कैडमियम सल्फाइड को पॉलीफिनाइल विनाइलिन के साथ प्रयुक्त करके डायोड बनाया गया। तो याद रखिएगा। 78 है निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं कौन कौन से? तो इसका सही जवाब है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो चलिए देख लेते हैं। निश्चेतक मुख्यतः संवेदना को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। और निश्चेतक का प्रयोग जो है सबसे पहले विलियम मोर्टन ने 1846 में डाई एथिल ईथर के रूप में किया। इसके बाद 1847 में जेम्स सैप्सन ने क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया। क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड, पेंटोथल सोडियम, हेलोथेन, ट्राइक्लोरोएथिलीन, क्लोरोप्रोपेन, कोकीन, डायजीपाम और सल्फोनल, बुरोनल,
बेरोनल आदि निषेचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। 79 अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में प्रयुक्त गैस है। अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में प्रयुक्त गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, डी ऑप्शन। इसके बाद है 80 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ विशेषज्ञ, दूसरे तरफ शरीर का भाग दिया गया है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो कार्डियोलॉजिस्ट का जो संबंध है किससे है, बताइए। कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध हृदय से है, यानी हृदय के विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट के जो मतलब कि विशेषज्ञ होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो किसके विशेषज्ञ होते हैं, शरीर के किस भाग का, तो याद रखिएगा गुर्दा का। यूरोलॉजिस्ट यानी यूरिन, यानी सही जवाब है मूत्र नलिका का। और आकुलिस्ट आंख का, यानी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे से संबंधित रोगों का विशेषज्ञ होता है। यूरोलॉजिस्ट नर तथा मादा मूत्र नलिका की समस्याओं का विशेषज्ञ डॉक्टर है। आकुलिस्ट नेत्र संबंधी रोगों का इलाज करता है। 81 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। 81 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका जो सही सुमेलित है वो है आपका न्यूरोलॉजी का संबंध किससे दिया गया है, तंत्रिका तंत्र, यानी ऑप्शन डी को देखिए। डी को देखिए तो डी में दिया गया है न्यूरोलॉजी का संबंध तंत्रिका तंत्र से, बिल्कुल सही है। तंत्रिका विज्ञान या स्नायु शास्त्र या न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र के रोगों से संबंधित चिकित्सकीय विशेषज्ञता का क्षेत्र है। 82 निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों के द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाया जाए। किस एक पर रोक नहीं लगाया गया है जिसे एथलीटों के द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाए, तो है कोलोस्ट्रम, यानी डी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा कोलेस्ट्रॉम को एक सुरक्षित आहार अनुपूरक के रूप में चिन्हित किया गया है। एथलीटों के द्वारा इसे प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अन्य प्रश्नगत जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों को एथलीटों के द्वारा सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। 83 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन को देखिए, बताइए सही जवाब क्या होगा। अगर बात करें तो इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका सैक्रिन का संबंध कार्बोहाइड्रेट से दिया गया है, यानी ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। अगर बात करें तो सैक्रिन कार्बनिक यौगिक यानी कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त होता है। एड्रीनेलिन हार्मोन, थायमिन विटामिन और क्रिएटिन प्रोटीन के संदर्भ में। 84 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो सही जवाब है जो सही सुमेलित नहीं है वह रोगाणु रोधक का संबंध फिनोल्फेथिलीन से दिया गया है, यानी एक सुमेलित नहीं है, वह है डी ऑप्शन। फिनोल्फेथिलीन का प्रयोग प्राय अम्ल क्षार अनुपात में जो है एक संकेतक रूप में किया जाता है। 85 निम्नलिखित में से कौन सी नॉन एस्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली CDRI लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है। नॉन एस्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली CDRI लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है, वह है सहेली, ऑप्शन ए सहेली इसका सही जवाब है। 1991 में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा सेंटक्रोमेन नामक नॉन एस्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली विकसित की गई, जिसे सेंट्रोन, सहेली व छाया आदि नाम से जाना जाता है। 86 भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक कौन सी है। भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक है, कौन सी तकनीक है, तो सही जवाब है अल्ट्रासोनिक्स, यानी बी ऑप्शन। अल्ट्रासाउंड तकनीक या अल्ट्रासोनिक्स के द्वारा भ्रूणीय वृद्धि को मापा जा सकता है। 87
आपको जो है सूची 1 सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। एक तरफ वैज्ञानिक का नाम, दूसरी तरफ उनके कार्य क्षेत्र दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। बीरबल साहनी का जो संबंध है किससे है? तो बीरबल साहनी का जो संबंध है यानी किस कार्य क्षेत्र से है? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से है। केसी मेहता का जो संबंध है पादप रोग विज्ञान से है। पी माहेश्वरी का जो संबंध है एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान से है। और एम एस स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। यानी जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। देखिए, बीरबल साहनी का जो संबंध दिया गया है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से। केसी मेहता का जो कार्य क्षेत्र है पादप रोग विज्ञान। पी माहेश्वरी का भ्रूण विज्ञान और एम एस स्वामीनाथन का हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन। 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है जयपुरी कृत्रिम पैर का जो संबंध है डॉक्टर प्रमोद करण सेठी। डॉक्टर प्रमोद करण सेठी का संबंध जयपुरी कृत्रिम पैर से है। देखिए, उपयुक्त विकल्पों में डॉक्टर कुरियन सहकारी आंदोलन से, डॉक्टर मालकम आदि सेसाया विकास और शास्त्र से तथा डॉक्टर अब्दुल कलाम अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। जबकि डॉक्टर प्रमोद करण सेठी जयपुरी कृत्रिम पैर के विकास से संबंधित हैं। 89, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान जो है कहां पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, बरेली में, यानी यूपी बरेली, ऑप्शन ए। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में इज्जत नगर में स्थित है। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। प्रश्न संख्या 90, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले के इज्जत नगर में स्थित है, यानी बरेली में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। CDRI की निम्न स्थान पर स्थित है। CDRI यानी अगर बात करें तो C से सेंट्रल, D से ड्रग, R से रिसर्च, I से इंस्टीट्यूट, यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा लखनऊ, यानी डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है लखनऊ में स्थित है। 92, भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्न में से किसके अधीनस्थ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग मुख्यतः किसके अधीनस्थ है? तो याद रखिएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून यानी उत्तराखंड में स्थित है। 93, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? याद रखिएगा देहरादून में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 94, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित युग्म है, यानी सही सुमेलित नहीं है? असुमेलित युग्म कौन सा है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कोलकाता में दिया गया है, जो कि असुमेलित युग्म है, पेयर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अराईकुडी तमिलनाडु के तमिलनाडु में जो है स्थित है, अराईकुडी तमिलनाडु में। 95, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का जो केंद्रीय संस्थान है कहां पर स्थित है? तो सही जवाब है मखदूम मथुरा में। मखदूम मथुरा, बी ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम यानी मथुरा में स्थित है। इसके बाद प्रश्न संख्या 96 है, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहां स्थित है?
हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है? तो भोपाल। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। 97 केंद्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? केंद्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन ए। केंद्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस संस्थान को प्रारंभ में केंद्रीय भारतीय औषधीय पौधा संगठन के नाम से 1957 में स्थापित किया गया था। CIMPO ने औपचारिक रूप से 26 मार्च 1959 से संचालन प्रारंभ किया। इसका केंद्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान के रूप में पुनर्नामकरण 1978 में किया गया। 98 लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों में से एक ऐसे संस्थान को पहचानिए जो कि CSIR का संस्थान नहीं है। CSIR का संस्थान नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा BSIP, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी। तो ये जो है मतलब कि CSIR का संस्थान नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। CSIR का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ जो पोलियो जो बोटनी है, इसका ये संस्थान नहीं है। जबकि अन्य जो संस्थान है वैज्ञानिक संस्थान CSIR के संस्थान है। 99 कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो देखिए इसमें दिया गया है सी ऑप्शन में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर, जो कि सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा, रट जाइएगा, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। 2022 में राष्ट्रीय खेती केंद्र का पुनर्नामकरण राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 100 मानसिक रूप से विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? मानसिक रूप से विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो हैदराबाद, ऑप्शन ए। विकलांग की विविध समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विकलांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है। पहला है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, जिला हैदराबाद। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में और अली यावरजंग राष्ट्रीय मुख एवं बाधिर संस्थान मुंबई में है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।